चलिए अभी हम लोग हाइड्रोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ओवरव्यू इससे रिलेटेड देख चुके थे। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग हाइड्रोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग ओवरव्यू देखे थे, वहाँ पे हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन के बारे में चर्चा किए थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लग रहा था, लेकिन थियोटिकल पार्ट है, ठीक है। पूरे ऑलमोस्ट पार्ट यहाँ पे थ्योरी ही मिलने वाला। न्यूमेरिकल जो आपका आरसीसी है, मॉम है, आपका हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग है, ये सब पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिएगा, ठीक है। अच्छा सब्जेक्ट है वो सब, यानी उसमें न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल वाला कमांड अच्छे से बनाइएगा ताकि एग्जाम के टाइम में दिक्कत ना हो। बहुत ही कम टाइम मिल रहा है आप लोग को एग्जाम में, ठीक है। जैसे अभी शायद कितना अप्रैल में एग्जाम है ना, तो इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत ही कम टाइम है, वो भी 15 अप्रैल से है। तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा, अपना सिलेबस कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए हाइड्रोलॉजी क्या है, तो हाइड्रोलॉजी इज ए साइंस ऑफ वाटर एंड डील्स विद द अकरेंस, मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एबव द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड और इवन इन एटमॉस्फेयर। मान लीजिए कि आपके जो वाटर है, रेनफॉल से हम लोग क्या किए, अचीव किए, ठीक है। ये रेनफॉल जो वाटर होता है, जब आपके बरसात के दिन में पानी पड़ता है तो उसे देखते होंगे, कुछ पानी क्या होता है ना, जमीन के अंदर चला जाता है, ठीक है। जिसे हम लोग ग्राउंड वाटर रिचार्ज में वो पानी का यूज होता है, यानी जमीन के अंदर चला जाता है। कुछ पानी क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है। कुछ पानी क्या होता है, इवोपरेट। कुछ पानी रन ऑफ के थ्रू कैचमेंट एरिया में जमा हो जाता है। तो यही जो है आपका वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, उसी को हम लोग, इसी स्टडीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजी बोलते हैं। तो हाइड्रोलॉजी इज ए साइंस ऑफ वाटर एंड डील्स विद द अक्रेस, मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एबव द ग्राउंड, ग्राउंड पर जो रन ऑफ के थ्रू हुआ, बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो पानी से हुआ, इवन इन एटमॉस्फेयर एवोपरेशन के थ्रू, ठीक है। अब जो ये, इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो आपका हाइड्रोलॉजी इज ए साइंस ऑफ वाटर, जो आपको क्या करता है, कितना पानी लॉस हो रहा है, कितना पानी गेन हो रहा है, उसी को आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, टू एस्टिमेट यील्ड फ्रॉम ए कैचमेंट एरिया। इसमें क्या होता है, कैचमेंट एरिया आगे एक टॉपिक आपका एक चैप्टर भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पानी को कैलकुलेशन करते हैं, कितना पानी हम लोग को यूज हो रहा है, कितना पानी आपका जमीन के अंदर जा रहा है, कितना इवोपरेट हो रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है इसका, फ्लड कंट्रोल एंड फोरकास्टिंग में, हाइड्रो पावर जनरेशन, इरिगेशन, नेविगेशन। इरिगेशन क्या है, जो आप खेती बाड़ी में जो पानी का यूज करते हैं। नेविगेशन, म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई, ड्रॉट मैनेजमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल इन द डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एप्लीकेशन है, जिस टर्म को हम लोग बारी बारी से पॉइंट को आगे डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है। वर्ल्ड्स वाटर बजट के बारे में बात करें तो जो टोटल वाटर अवेलेबल है इन द वर्ल्ड 1360 टू 3080 मिलियन किलोमीटर क्यूब है, ठीक है। इतना पानी आपके पूरे वर्ल्ड में मौजूद है, जिसमें 97.2% सलाइन वाटर है, 2.15 वाटर लॉक्ड इन ग्लेशियर, 0.32% वाटर है जो आपका ग्राउंड के नीचे है, ग्राउंड वाटर है, ठीक है। सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर जो जमीन के नीचे, जिसको हम लोग मोटर के थ्रू, हैंड पंप के थ्रू या कुएं के थ्रू हम लोग जो पानी यूज कर पाते हैं। अबाउट 0.33% ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर यूज। हम लोग के बस इतना ही पानी है जो हम लोग को क्या है, फ्रेश वाटर, जिसे हम क्या करते हैं, यूज कर पाते हैं। वर्ल्ड्स एनुअल एवरेज प्रिसिपिटेशन डेप्थ इज 100 सेंटीमीटर। जो प्रिसिपिटेशन है, प्रिसिपिटेशन मतलब जिसमें रेनफॉल हो गया, आप बोलते हैं फुहारा हो रहा है, ओला पड़ रहा है, ठीक है, या उसको क्या बोलते हैं, रेनफॉल हो रहा है, वर्षा का पानी। तो ये सब सभी के सभी प्रिसिपिटेशन के अंतर्गत आते हैं। एक दो स्लाइड के बाद हम प्रिसिपिटेशन पढ़ने वाले, यानी टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है, प्रिसिपिटेशन से ही होता है। तो वर्ल्ड्स एनुअल एवरेज प्रिसिपिटेशन इन डेप्थ 100 सेंटीमीटर। पूरे विश्व की बात करें हम तो वहां पे जो वर्षा, जिसे आपको हम कल के लेक्चर में ही बताए थे इसी का, कि हम लोग पानी कितना सेंटीमीटर बारिश होता है, उसको हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं, रेन गेज के थ्रू। अब हम एक सिंपल तरीका बताए थे कि आपको घर पे कैसे मेजर कर सकते हैं। तो एक प्लेन सरफेस में हम बोले थे कि जिसका नीचे का बॉटम कोई बर्तन हो जिसका इस तरह से हो, ठीक है, मतलब स्ट्रेट, नीचे वाला पोर्शन क्या हो, स्ट्रेट। जैसे आप देखते हो घर में बर्तन कुछ इस टाइप से रहता होगा, तो ऐसा वाला बर्तन है जो स्ट्रेट हो, उसमें देखिए छत पे रख दीजिए बारिश, उसके बाद नाप के देखिए कितना बारिश हुआ, तो मतलब लगभग मापा जाता है कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ है, ठीक है। 100% तो एक्यूरेसी नहीं आएगा क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं, आप घर पे जुगाड़ करके माप रहे हैं। तो कितना सेंटीमीटर बारिश होता है एनुअल, एक साल में एवरेज जो है 100 सेंटीमीटर होता है पूरे विश्व का, ठीक है। अब आते हैं इंडिया वाटर बजट के बारे में बात करते हैं। एवरेज यहाँ पे जो होता है 120 सेंटीमीटर के लगभग होता है, जिसको यहाँ पे अगर एक्चुअल वैल्यू बताएं तो 119.4 सेंटीमीटर है। यानी इंडिया में जो एवरेज एनुअल डेप्थ ऑफ प्रिसिपिटेशन है वो 119.4 सेंटीमीटर है, यानी ऑलमोस्ट 120 सेंटीमीटर के बराबर। ज्योग्राफिकल एरिया इज इंडिया इतना 3.2 इंटू 10 के पावर 6 किलोमीटर स्क्वायर है। वी गो टू अबाउट 3916 किलोमीटर की ऑफ वाटर थ्रो प्रिसिपिटेशन इंक्लूडिंग स्नोफॉल वी गेट। आपके पास जो इंडिया में टोटल वाटर जो रेनफॉल यानी प्रिसिपिटेशन के थ्रू जो गेन होता है वो कितना है,
4000 किलोमीटर क्यूब है, जिसमें हम लोग 2125 किलोमीटर वाटर क्या करता है, ग्राउंड के अंदर चला जाता है, 700 किलोमीटर ऑफ वाटर एवोपरेट हो जाता है, और 1150 किलोमीटर की ऑफ वाटर रन ऑफ के थ्रू बचता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, यूज कर पाते हैं। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, तो आपको बच्चे से मालूम है कि सबसे पहले मान लीजिए बारिश हुआ, बारिश क्या होता है, नीचे पानी जमा होता है, एवोपरेशन होता है, फिर से कूलिंग प्रोसेस से फिर क्या होता है, फिर से रेनफॉल बनता है। तो यही एक प्रोसेस चलते रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे ऐसा वाला कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का। तो सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, तो आइए फिगर सबसे पहले देख लेते हैं। फिगर में क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले रेनफॉल या स्नोफॉल हुआ, वो वाटर कहाँ पे आपको मौजूद हो रहा है, अर्थ पे। तो अर्थ पे हो रहा है, कुछ पानी कहाँ चला जाएगा, इनफिल्ट्रेट होकर ग्राउंड के नीचे चला जाएगा, जिसे हम लोग ग्राउंड वाटर टेबल यानी ग्राउंड रिचार्ज में यूज हो जाएगा। कुछ पानी क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा। कुछ पानी क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन से बाहर चला जाएगा, कुछ एवोपरेट हो जाएगा, है ना। फिर ये एवोपरेशन के थ्रू जो वाटर एटमॉस्फेयर में गया है वो कूलिंग होकर कंडेंसेशन होगा, उसके बाद वो क्या बनेगा, फिर से रेनफॉल होगा। यही प्रोसेस चलते रहता है, यही प्रोसेस चलते रहता है। कुछ पानी क्या होता है, जमीन के नीचे जाता है, फिर उसको हम निकालते हैं, फिर उसका यूज करते हैं, वो पानी फिर से एवोपरेट हो जाता है। तो ये सब साइकिल चलते रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। क्लियर। अब आते हैं जो मेन टॉपिक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन क्या है, तो ऑल फॉर्म ऑफ मॉइस्चर coming to the surface earth surface from the atmosphere is known as precipitation। एटमॉस्फेयर से जितना भी वाटर अर्थ अचीव कर रहा है, मतलब अर्थ पे आ रहा है, ठीक है, वो किसी भी तरह का फॉर्मेशन हो सकता है। कोई भी फॉर्म में वाटर अगर पृथ्वी पे आ रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन कहते हैं। अब प्रिसिपिटेशन का अलग अलग टाइप है। पहला तो फेमस है जो आपका क्या है, रेनफॉल है, वर्षा। वर्षा के थ्रू हमारे पृथ्वी पे क्या आते हैं, पानी आते हैं। क्लियर। तो वो हो गया आपका रेनफॉल। रेनफॉल में भी कैटेगरी बना हुआ होता है। रेनफॉल क्या है, इट इज द फॉल ऑफ वाटर ड्रॉप ऑफ साइज मोर देन 0.5 mm, इंटेंसिटी मोर देन 1 mm पर आवर। हम रेनफॉल कब कहेंगे, ऐसे बोलते हैं ना, पानी पड़ता है तो हम बोलते हैं हैवी रेनफॉल है, मतलब हिंदी में बोलते हैं मूसलाधार बारिश हो रहा है, बोलते हैं हल्का हल्का बारिश हो रहा है, कभी बोलते हैं फुहारा गिर रहा है, कभी बोलते हैं ओला पड़ रहा है। तो अलग अलग जो आपके एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है वो कहाँ आ रहा है, अर्थ पे आ रहा है, अलग अलग प्रोसेस से अलग अलग फॉर्मेट बनकर। ठीक है, तो एक पहला यहाँ पे है फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन, जिसे हम लोग रेनफॉल बोल रहे हैं। तो रेनफॉल कब कहेंगे, जब उसका साइज, अब जब रेनफॉल होता है तो वाटर का ड्रॉप बन के गिरता है, वाटर का ड्रॉप बन के आता है। तो ये ड्रॉप का साइज अगर 0.5 mm है, 0.5 mm है, और इंटेंसिटी का मतलब एक आवर में 1 mm पर आवर। ठीक है, तो अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेनफॉल बोलते हैं। 0.5 mm उसका होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए ड्रॉप ऑफ वाटर, एंड इंटेंसिटी कितना होना चाहिए, 1 mm पर आवर से ग्रेटर। ठीक है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेनफॉल बोलते हैं। मैक्सिमम साइज जो होना चाहिए वाटर ड्रॉप का वो 6 mm, यानी 0.5 mm से कितना mm तक, 6 mm तक, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेनफॉल कहते हैं। अब इसी में आप सुनते होंगे, कभी कभी सुनते होंगे कि मूसलाधार बारिश हो रहा है, कभी फिर बोलते होंगे नॉर्मल पानी पड़ रहा है, कभी बोलते होंगे नहीं उतना ज्यादा बारिश नहीं हो रहा, हल्का फुल्का पानी हो रहा है। तो उसी का यहाँ पे कैटेगराइज किया टेक्निकल वर्ड में, लाइट रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल, हैवी रेनफॉल। लाइट रेनफॉल क्या है, अगर 1 mm पर आवर से ज्यादा और 2.5 mm पर आवर से कम तो उसको हम लोग लाइट रेनफॉल बोलेंगे। इंटेंसिटी की बात आई, मतलब इंटेंसिटी। मॉडरेट कब होगा, तो 2.5 mm से ज्यादा, 7.5 mm से कम रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मॉडरेट। हैवी क्या होगा, जब 7.5 mm पर आवर से ज्यादा बारिश अगर इंटेंसिटी हो रहा है तब उसको हम लोग हैवी रेनफॉल बोलते हैं। अब रेनफॉल के बाद आ जाता है ड्रीजल। ड्रीजल कब बोलते हैं हम लोग, इट इज द फॉल ऑफ मॉइस्चर ऑफ लेस देन 0.5 mm एंड इंटेंसिटी ऑल्सो लेस देन 1 mm। अगर ड्रॉप का साइज लेस देन 0.5 mm है, इंटेंसिटी जो है वो भी 1 mm पर आवर से लेस देन है, तब हम क्या बोलते हैं, ड्रीजल है, जिसको हम लोग हिंदी में अपने लैंग्वेज क्षेत्र में शायद उसको हम लोग फुहारा ऐसे बोलते हैं। सबका क्षेत्रीय लैंग्वेज अलग अलग होगा, आप क्या बोलते हैं आप जाने। तो साइज जो है लेस देन 0.5 mm है, इंटेंसिटी 1 mm से लेस देन रहेगा, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रीजल बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्नोफॉल। स्नोफॉल कब बोलते हैं, जब इट इज ए प्रिसिपिटेशन इन फॉर्म ऑफ फाइन आइस क्रिस्टल, छोटे छोटे आइस के टुकड़ों की बारिश होता है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्नोफॉल। उसमें भी कैटेगरी बना रहेगा, लेस देन 1 mm होना चाहिए साइज। ठीक है, जो आइस क्रिस्टल रहेगा वो छोटे छोटे टुकड़े में होनी चाहिए, यानी 1 mm से छोटा होना चाहिए, तो स्नोफॉल बोलते हैं। स्लीट कब बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज फ्रोजन रेन। वेन रेनफॉल अकर एट ए सब फ्रीजिंग टेम्परेचर। सब फ्रीजिंग टेम्परेचर मतलब अब वो जमने वाला है, मतलब जस्ट
एट ए पॉइंट अभी वो क्या किया, फ्रीज किया है। रेन ड्रॉप्स फ्रीज इन एटमॉस्फेयर एंड फॉल ऑन द ग्राउंड सरफेस इन फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल ऑफ साइज 1 to 5 mm। 1 to 5 mm के साइज अगर जो वाटर ड्रॉप था जस्ट अभी फ्रीज होकर ग्राउंड वाटर पे अगर गिर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लीट कहते हैं। सब फ्रीजिंग का ऊपर मतलब लिखा हुआ है, सब फ्रीज टेम्परेचर मतलब वाटर स्टार्टेड टू फ्रीज, ठीक है। उसके बाद आते हैं हेल। इट इज द प्रिसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज लंप ऑफ साइज क्रिस्टल ऑफ इरेगुलर शेप एंड साइज 8 mm से ज्यादा अगर आइस का जो साइज है वो 8 mm से ज्यादा है तो उसे हेल के नाम से जानते हैं। तो यही आपका कैटेगराइज था क्या, प्रिसिपिटेशन का। पहला क्या देखे हम लोग, रेनफॉल देखे। दूसरा क्या देखे हम लोग, ड्रीजल देखे। तीसरा हम लोग स्नोफॉल, स्लीट, हेल, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ प्रिसिपिटेशन की क्रिया विधि को बताएं। यहाँ पे कैसे प्रिसिपिटेशन का जो हम लोग को रेनफॉल अचीव होता है, हम लोग कैसे रेनफॉल प्राप्त करते हैं उसके बारे में बताना है। तो एटमॉस्फेयर मस्ट हैव इनफ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड दे शुड एक्यूमुलेट इन एटमॉस्फेयर। जो आपके एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर जो प्रेजेंट है वो क्या हो, अगर जैसे मान लीजिए ये मॉइस्चर है तो ये क्या करे कि एक्यूमुलेट हो जाए, ठीक है, धीरे धीरे एक साइड जमा होना स्टार्ट हो। एक्यूमुलेटेड मॉइस्चर शुड राइज इन एटमॉस्फेयर सो दैट दे एडियाबेटिकली कूल कंडेंसेस एंड फॉर्म टीनी वाटर ड्रॉप। वो छोटे छोटे वाटर के बूंद में वो क्या हो जाए, वाटर ड्रॉप्स में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद इसके छोटे छोटे पार्टिकल छोटे छोटे साइज होने की वजह से ये क्या रहता है, एटमॉस्फेयर में मतलब कि वो सस्पेंडेड रहता है। जैसे द वाटर ड्रॉप्स सो फॉर्म्ड आर सो स्मॉल इन साइज, बहुत ही छोटे छोटे साइज होने के कारण ये एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। जैसे आप कोई वाटर उसमें देखते होंगे कि गंदगी अगर आता है तो छोटा छोटा पार्टिकल जो होता है क्या रहता है, इस तरह से घुला हुआ रहता है, ठीक है, नीचे नहीं बैठता है। नीचे कब बैठता है, जब साइज इसका बड़ा हो जाता है तो नीचे बैठता है, सब जमा होता है। लेकिन अगर एकदम बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल है तो पानी में देखते होंगे इस टाइप से ऊपर ऊपर तैरते रहता है। उसी प्रकार से एटमॉस्फेयर में भी जो छोटे छोटे वाटर का ड्रॉप है वो भी क्या रहता है, तैरते हुए नजर आता है, ठीक है। इफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल साल्ट कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ कम्बशन विल एक्ट एज ए कंडेंसेशन न्यूक्लियर ओवर विच दीज वाटर ड्रॉप डिपोजिट एंड देयर साइज इंक्रीजेज। जब ये सब आपस में मिलते हैं तो साइज क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करने से कारण जब इसका एक सफिशिएंट साइज अचीव हो जाता है तो हमें प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में क्या होते हैं, हमारे अर्थ पे आ जाते हैं। व्हेन दे अटेन सफिशिएंट साइज दे ड्रॉप्स डाउन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इन फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन। टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेशन की बात करें तो कन्वेक्टिव प्रिसिपिटेशन होता है, जनरली अकर्स इन लेट मार्च टू ईयरली अप्रैल। इसे हम लोग कन्वेक्टिव प्रिसिपिटेशन कहते हैं। कब, जब लेट मार्च टू ईयरली अप्रैल यानी लास्ट मार्च टू 1 अप्रैल के बीच में जो आपका प्रिसिपिटेशन मिलता है उसे हम लोग कन्वेक्टिव प्रिसिपिटेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेशन ड्यू टू ओरोग्राफिक बैरियर्स। जैसे आप देखते होंगे हिमालयन क्षेत्र में, ठीक है, हिमालयन क्षेत्र में वेस्टर्न घाट में क्या होता है, ये जो मॉइस्ट एयर मास है, जो आपका एयर है उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है, वो जा रहे हैं, वो कूलिंग होकर टकराएगा एक बैरियर से, उसके बाद कंडेंसेशन होकर फिर से प्रेसिपिटेशन फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका ओरियोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। उसके बाद आ जाता है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन के बारे में। फ्रंट में इट इज एन इंटरफेस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट एयर मासेस। यहाँ पे जैसे कोल्ड एयर मासेस और हॉट या वार्म एयर मासेस, जैसे देखिए इसका दो टाइप बनेगा। एक वार्म एयर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन बनेगा जिसमें मूविंग वार्म एयर मूव करेगा, कूल होकर कंडेंसेशन होकर फिर प्रेसिपिटेशन बनेगा, ठीक है। उस दूसरा में क्या होगा, कोल्ड एयर, मूविंग कोल्ड एयर, फिर ये क्या करेगा, कूल होगा, कंडेंसेशन होगा, फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। तो रेनफॉल इज रेनी सीजन, जो आपको हम लोग को रेनी सीजन में सावन भादो में जो हम लोग को रेनफॉल आता है वो कोल्ड एयर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन की वजह से आता है। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन जो हो गया, साइक्लोन इज कैटेगराइज्ड बाय ए लो प्रेशर रीजन विथ सर्कुलर बैंड मोशन। साइक्लोन अकर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड एंड वाटर बॉडीज। साइक्लोन में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ एयर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी लो प्रेशर बनाता है, जिसके कारण साइक्लोन में हैवी रेनफॉल होता है। एक लंबे समय तक हैवी रेनफॉल साइक्लोन के वजह से होता है। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन, जो आगे पॉइंट लिखा होगा यहाँ पे, ड्यूरिंग साइक्लोन द मूवमेंट ऑफ एयर इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज एंटी क्लॉकवाइज मींस लो प्रेशर, और जो ड्यूरिंग साइक्लोन हैवी रेनफॉल लॉन्गर ड्यूरेशन इज पॉसिबल। रेनफॉल सीजन जो होता है प्री मानसून सीजन होता है, पोस्ट मानसून सीजन होता है। तो मई लास्ट वीक टू एंड ऑफ सितंबर जो होता है प्री मानसून सीजन होता है, अक्टूबर टू नवंबर जो होता है पोस्ट मानसून सीजन होता है, ठीक है।
अब आता है ये जो प्रिसिपिटेशन अभी हम लोग पढ़ रहे थे, उसको मेजर करने के लिए, उसको कितना अमाउंट में हुआ है उसको मेजर करने के लिए रेन गेज आता है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई चीज मेजरमेंट लेते हैं, मान लीजिए आपको कुछ भी कॉपी लाने जाते हैं तो उसको वजन करके लेते हैं, तो एक यूनिट में हम लोग उसको करते हैं ना, मेजरमेंट लेते हैं। तो उसी तरह से मतलब जैसे अब मान लीजिए पानी लेना है तो उसको हम लीटर में लेते हैं, तो उसी तरह से जो आपका प्रिसिपिटेशन होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए एक गेज है, एक ऑपरेटर्स है जिसे हम लोग रेन गेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग रेन गेज और नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज के नाम से दो आपके ऑपरेटर्स हैं प्रिसिपिटेशन को मेजरमेंट लेने के लिए। तो रिकॉर्डिंग रेन गेज डेप्थ एंड टाइम दोनों मेजर करता है, और नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज में सिर्फ डेप्थ पता चलता है, कितने टाइम में कितना बारिश हुआ है। रिकॉर्डिंग रेन गेज के अभी जस्ट इसका आगे वाला टॉपिक यही आ रहा है, मेजरमेंट ऑफ प्रिसिपिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे नोट में लिखा हुआ तो बस बता दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग रेन गेज जिसमें डेप्थ एंड टाइम दोनों मेजर होते हैं, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज में ओनली डेप्थ होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर होता है। जब मेजर करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो काम देगा। जम्मू एंड कश्मीर रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग दिसंबर लास्ट वीक टू जनवरी एंड। केरला एंड असम रिसीव फर्स्ट रेनफॉल ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून में। अब आइए हम लोग मेजरमेंट ऑफ प्रिसिपिटेशन के बारे में देखते हैं। Precipitation is measured as a vertical depth of water on a flat surface at a point where it fall before being lost। यहाँ पे क्या होता है, मेजरमेंट जो आपको बोलता है कि घर में जुगाड़ करके भी बना सकते हैं, तो प्लेन सरफेस पे हमेशा होना चाहिए। किस पे? प्लेन सरफेस पे। प्लेन सरफेस पे आपका नीचे का बॉटम प्लेन होना चाहिए, मतलब कुछ इस तरह से बीकर टाइप का होना चाहिए। इसको आप छत पे बारिश स्टार्ट हो तो रख दीजिए, फिर जब बारिश खत्म हो जाए तब इसमें जो पानी आ जाएगा उसको आप मेजर करके घर पे ही चेक कर सकते हैं कि कितना सेंटीमीटर आपका क्या हुआ, पानी आया, प्रिसिपिटेशन हुआ है, ठीक है। वैसे तो इसका मेजरमेंट के लिए ऑपरेटर्स आता है जिसे हम लोग रेन गेज के नाम से जानते हैं, जो दो टाइप का होता है, रिकॉर्डिंग रेन गेज और नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। इट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर और mm। ये जो होता है सेंटीमीटर या mm में करेंगे, ठीक है। प्रिसिपिटेशन और रेनफॉल इज मेजर्ड यूजिंग रेन गेज, इसी का नाम है ऑम्ब्रियोमीटर। प्लूवियोमीटर जो होता है इसी का नाम हाइड्रोमीटर होता है।